हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आप सबका वेलकम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर विद विकास सर के अंदर। उम्मीद है कि जो ये पॉलिटी का कारवां अपना चला है, जो ये सफ़र अपना चला है, वो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपके एग्जाम में आपको बहुत सहायता देने लग रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें हम पॉलिटी के अंदर कर चुके हैं और आज एक टॉपिक छोटा सा, बहुत प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, एक नंबर के लिए आ सकता है अपने पेपर के अंदर। और ये है अपने लिए प्रोविंसेस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी सबने सुना होगा और इमरजेंसी एक बार इंदिरा गांधी की सरकार वाली बहुत पॉपुलर है, लेकिन ऐसी इमरजेंसी बहुत बार लग चुकी है। आज हम जानेंगे कितने टाइप की इमरजेंसी होती है, कैसे काम करती है, कौन ये ऑर्डर इशू करता है और क्या कुछ इसकी सच्चाई और हकीकत होता है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। छोटी सी वीडियो है, अंत तक देखिएगा। एक्चुअल में इमरजेंसी होता क्या है और क्यों इसको लगाया जाता है, इस वीडियो के अंदर बारीकी से हम जानने की कोशिश करेंगे। इमरजेंसी यानी कि आपातकाल, कभी भी हमें ऐसा लगता है कि स्थिति अब बहुत खराब हो गई है, वो किन किन कारणों को लेके हो गई है वो हम सारा इस वीडियो के अंदर जानेंगे। कभी भी लगता है देश के राष्ट्रपति को कि, और मैंने क्या कहा है, प्रेसिडेंट का है ना, इस चीज को आप ध्यान रखना, यानी कि प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी की बहुत ताकत है। लगता है कि किसी भी कारणवश सरकार की वजह से या राज्य के अंदर या पूरे देश के अंदर स्थिति खराब हो रही है, तो प्रेसिडेंट अपने हाथ में लेके और इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देता है और वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाता है। और ये इमरजेंसी क्या क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है, कैसे क्या कुछ इनका होता है, हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो इमरजेंसी मैं आपको बेसिकली बता देता हूं कि इमरजेंसी तीन टाइप की होती है और तीनों टाइप की इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल संविधान के अंदर लिखा हुआ है। स्टेट इमरजेंसी होगी राज्य के लिए, नेशनल इमरजेंसी होगी और फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगी। यानी कि पैसे को लेके भी तो दिक्कत आ सकती है ना। आर्टिकल 352 के अंदर स्टेट इमरजेंसी का जिक्र है, आर्टिकल 356 के अंदर नेशनल का है और आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल का है। चार चार का गैप दे देना, आपके सामने आ जाएंगी कब कब ये लगती हैं, क्या क्या हालात होते हैं, पूरा इस वीडियो के अंदर। छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। हमने जर्मनी के संविधान से इमरजेंसी के प्रोविजन को उठाया गया था। आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के स्रोतों के बारे में आप देख सकते हैं, तो वो भी मैंने करवा रखा है। जर्मनी के संविधान से हमने इनको लिया था। और अगर मैं पार्ट की बात करूं तो भाग अपना कौन सा आ रहा है, जो है ना 23वें भाग के अंदर, 18वें भाग के अंदर सॉरी, अपना ये पार्ट आपके लिए आ रहा है। टोटल पार्ट कितने हैं, 25 भाग हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 352 से 360 के बीच में आता है। स्टिपुलेट्स थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, मैंने आपको बताया है। अगर पहली इमरजेंसी की बात करता हूं तो नेशनल, दूसरी की बात करता हूं स्टेट और तीसरी की बात करता हूं फाइनेंशियल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय। अगर पूरे देश के अंदर लगता है तो नेशनल इमरजेंसी होगी, अगर स्टेट के अंदर लगता है तो स्टेट इमरजेंसी होगी, और अगर पैसे संबंधी कोई दिक्कत आती है तो वित्तीय आपातकाल देश के अंदर लगाया जाता है। आज तक भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। मेरे पीछे आप चार्ट देख पा रहे हैं और इसको समझने का आप काम करेंगे। नेशनल इमरजेंसी, शायद मैंने वहां पे उल्टा लिख दिया था, है ना, शायद, चलो कोई नहीं। 352 आर्टिकल के अंदर नेशनल इमरजेंसी है, 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी है और 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अगर पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगेगी, या तो बाह्य युद्ध हुआ होगा, कोई ना कोई अटैक हुआ होगा कहीं ना कहीं से, या अंतःग्रह युद्ध हुआ होगा। मेरा मानना यह है कि बाह्य एक्सटर्नल वॉर से ज्यादा इंटरनल वॉर जो है वो दिक्कत देते हैं। ड्यू टू वॉर एक्सटर्नल और एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, या भाई हो सकता है कि कहीं पे आर्म्ड रिबेलियन हो गया हो, सेना विद्रोह हो गया हो, इन सब की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगती है। फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, कोई राज्य सरकार खुद को ऐसा कर ले कि भाई उसका हमें लगे कि सरकार विफल हो गई है, काम नहीं कर पा रहा है या संविधान के तहत काम नहीं हो पा रहा है, मनमानी करने लगी है स्टेट गवर्नमेंट, या वहां का सरकारी तंत्र विफल हो चुका है, तो उसमें प्रेसिडेंट कहता है कि भाई देख बहुत हो गया, अब तेरे ऊपर एक हम रूल लगाएंगे। और इसी को क्या बोला जाता है, स्टेट इमरजेंसी बोला जाता है। अगर मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करूं तो आर्टिकल 360 के अंदर ट्रीट टू दी फाइनेंशियल, पैसा संबंधी विधेयक होता है। यानी कि भाई लगे भारत के अंदर, जैसे श्रीलंका के अंदर आ गई थी कि भाई पैसे की इतनी कमी आ गई थी, इतनी कमजोरी आ गई थी, जिसके चलते राष्ट्रपति को अपने हाथ में चीजें लेनी पड़ गई। तो तीन टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और
फाइनेंशियल इमरजेंसी 352, 356, 360 इमरजेंसी का जो प्रोविजन हमने कहां से लिया है दोस्त? जर्मनी से हमने इमरजेंसी का प्रोविजन जो है वो लेने का काम किया है। आगे देखिए आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी को दिखा रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन रिबेलियन, ये मैं करवा चुका हूं। और क्या कह रहा है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यहां पे आ रहा है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहा है, आपातकाल की उद्घोषणा, कि कैसे आपातकाल की घोषणा होगी, क्या क्या इसके दौरान किया जाएगा। आपको एक गजब की बात बता देता हूं, आपको स्टार बना के, जब जब इमरजेंसी लग जाएगी तो आपसे आपके सारे फंडामेंटल राइट छीन लिए जाएंगे। आपसे फंडामेंटल राइट जो हैं वो छीन लिए जाएंगे। सिर्फ एक राइट आपके पास छोड़ा जाएगा, 21A, और इसका मतलब है लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, यानी कि जिंदगी जीने का अधिकार बस है। उससे के बाद 19 स्वतंत्रता बोलने का अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार, 16 जॉब पाने का अधिकार, 17 के अंदर अनटचेबिलिटी दी गई है, 19 के अंदर दिया गया है, 18 सेकुलरिज्म को दिखा रहा है। तो ये सब आपसे छीन लिए जाएंगे, इनका हनन कर लिया जाएगा। सिर्फ एक अधिकार आपके पास है, आपकी जिंदगी को कोई हतात नहीं हो सकती, बाकी सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। 44th अमेंडमेंट आया था, इसको स्टार बना लेना, बार बार बहुत बार इसका जिक्र हुआ है। 44 अमेंडमेंट 1978 के अंदर सशस्त्र विद्रोह एक वर्ड जोड़ा गया था, आर्म्ड रिबिलियन। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो अपनी सेना है ये विद्रोह कर दे, ये रिबिलियन के ऊपर आ जाए, तो भी ये वर्ड कब जोड़ा गया? 44th अमेंडमेंट 1976, भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में डाल के बताना मेरे को, ठीक है, करवा रखा है मैंने। आगे कह रहा है कि 38वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है? 1975 के अंदर, और कहता है कि नेशनल इमरजेंसी इम्यूनिटी टू द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू एक बार इसको कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया, यानी कि इसके ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कोर्ट वगैरह। बात क्या है कि भाई नेशनल, आप इमरजेंसी लगाने से पहले एक बार कोर्ट से परमिशन ले ले, तो लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया कि नहीं, हमारा जब हम देखेंगे कि इमरजेंसी लगानी है तो हम इमरजेंसी लगा देंगे। 1978 के इस प्रावधान को हटा दिया गया, सब्सिक्वेंटली डिडक्ट किया गया 44th अमेंडमेंट और 1978 वाले को। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे टू रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट एंड प्रोक्लेमेशन, आपातकाल की उद्घोषणा या घोषणा राष्ट्रपति किसी भी समय बाद की रद्द की जा सकती है। उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, प्रेसिडेंट इज द ओनली पर्सन टू डिक्लेयर द इमरजेंसी। राष्ट्रपति सिर्फ वो आदमी है जो इमरजेंसी डिक्लेयर करने के, उद्घोषणा करने में खुद की भागीदारिता रखता है। रद्द की जा सकती है ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की, यानी कि किसी भी प्रकार से पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है भाई। प्रोक्लेमेशन के लिए किसी भी प्रकार से पार्लियामेंट्री अप्रूवल की नो नीड, कोई भी नीड यहां पे नहीं है। तो इमरजेंसी के समय पे पावरफुल कौन बन जाता है? देश का राष्ट्रपति। चलिए, टेन्योर ऑफ द लोकसभा मे बी एक्सटेंड बियॉन्ड द नॉर्मल टर्म 1 ईयर एट अ टाइम। जो कभी कभी लगे कि भाई जब ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी लग जाए तो लोकसभा राज्यसभा भंग हो जाती है, ऐसा कतई नहीं है, डिजोल्व हो जाए ऐसा भी नहीं है, वो चलती रहेगी उस क्षेत्र के ऊपर। लेकिन डोमिनेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, वह सब चीजें हो गई, उनके ऊपर जो डोमिनेंट हो किसका चलेगा? प्रेसिडेंट साहब का चलता रहेगा। लोकसभा का कार्यकाल सामान्य अवधि के एक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने की अवधि से जारी नहीं होगा। क्या कह रहा है ये देखिए आप, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has eased to be operate। इमरजेंसी बंद होने के बाद, भाई इमरजेंसी लग गई, अभी इलेक्शन तो करवा नहीं सकते, तो लोकसभा का कार्यकाल क्या होगा? 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। इसीलिए इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी वहां पे लगवाई थी कि उसका जो इलेक्शन है वो 1 साल के लिए क्या हो जाए? एक्सटेंड हो जाए। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी बंद हो जाए तो उससे आगे 6 महीने से ज्यादा उसको नहीं बढ़ा जाएगा, विद इन 6th मंथ इलेक्शन करवाए जाएंगे और नई लोकसभा बनानी पड़ेगी। क्या कह रहा है? स्टेट में एक्सटेंड द नॉर्मल टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय 1 ईयर। सेम इसके लिए है, और सेम प्रावधान, जो प्रावधान लोकसभा के लिए है वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए है। वही किसके लिए है? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी सेम ही है, बिल्कुल वो का वो, कि भाई 1 साल के लिए तो आप अपना पीरियड एक्सटेंड कर दो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर, 6th मंथ के अंदर अंदर आपको अपना
जो री इलेक्शन है वो क्या कराना होगा, कंडक्ट कराना होगा। इस चीज को यहाँ पे बताया जाता है। आर्टिकल 358 की बात करें तो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड द 6 फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। मैंने भले ही बता दिया, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आपके जो फंडामेंटल राइट हैं उनका हनन आपसे कर लिया जाएगा, वो आपसे छीन लिए जाएंगे, वो आपसे रख ले जाएंगे। लेकिन एक आर्टिकल जो है वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और वो है आर्टिकल 21A। 21A आपका साथ नहीं छोड़ेगा। 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर आर्टिकल 19 कैन बी सब्टेंडेड व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज लेड टू द ग्राउंड ऑफ वार। आर्टिकल 19 का मतलब क्या होता है, फ्रीडम टू स्पीक, या फिर इसी के अंदर प्रेस फ्रीडम आती है। तो उस समय मीडिया के भी अधिकार जो वो छीन लिए जाते हैं कि आप सारी सच्चाई बातें नहीं बताओगे, एग्रेशन और नॉट इन द केस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, इस चीज में इनको रोका जाएगा। तो ये आपके लिए दिखाया गया है कि 6 मौलिक अधिकारों को स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे, लेकिन एक बचेगा, इसमें लिखा नहीं हुआ है, आर्टिकल 21A, ये बच जाएगा यहाँ के लिए। 44 अमेंडमेंट 1978, ये भी बहुत बड़ा एक अमेंडमेंट था, शायद बहुत ठीक आया था। ये वही था इंदिरा गांधी की गलतियों को ठीक करने वाला अमेंडमेंट, जो जिसको बोला जाता है। क्या कह रहा है कि मैंडेट्स दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट फंडामेंटल राइट गारंटीड आर्टिकल 20 एंड 21। ये क्या आया, पहले तो छीन लिया गया था। 1978 के अंदर क्या बोला गया कि भाई आप सब कुछ छीन लो, लेकिन आर्टिकल 20-21 की तरफ मत देखना, पर्सनल लायबिलिटीज और क्या होगा इसके अंदर, डेथ। हालांकि ये भी छीन जाएगा, लेकिन आपका राइट टू लाइफ आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है। क्या कह रहा है कि 44वें संशोधन अधिनियम में कहा गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को अदालत जाने के लिए अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं। यानी कि भाई आप अपने मौलिक अधिकार जो कौन कौन से हैं 20 और 21, इनको बचाने के लिए अगर कोर्ट जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, इनको निलंबित नहीं कर सकते। कई भाई कहें कि इमरजेंसी लग गई, आपकी जान की हम सुरक्षा, गलत बात है। आपकी जान के लिए बिल्कुल जो भारतीय संविधान आपको गारंटी देता है। क्या कह रहा है, इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड 3 टाइम्स एज सो फोर। नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है ये, स्टेट इमरजेंसी तो बहुत बार लगी है। 62 के अंदर भारत चीन युद्ध था, आपको पता ही है बिल्कुल। 71 के अंदर इंडिया पाकिस्तान वॉर था। आज के दिन ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जो जो सोल्जर 1971 के लड़ाई के अंदर थे उनको 15-15 लाख की राशि अनुमोदित करने का डिक्लेरेशन किया है ना। 1975 ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्ट्रीब्यूट डिक्लेरेशन फ्रॉम द फखरुद्दीन अली अहमद। तो 1975 तो सबको याद है, यही तो वो दौर है, यही तो स्टार बनाना है। 1975 द इंदिरा गांधी इमरजेंसी मूवी भी आ रही है, ध्यान से देख लेना। एक्ट्रेस कौन है, आई थिंक कंगना रनौत, द क्वीन के नाम से फेमस है ना, शिमला की रहने वाली। अब कहोगे सर बहुत जानकारी आपको है ना, है भाई, इसलिए मेरे को जानकारी वो है, वो एमपी बनी हुई है गधो, तुम और कुछ ना सोचना। 1975 ऑन द बेस ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस डिक्लेयर्ड बाय फखरुद्दीन अली अहमद, नाम भी याद रख लेना। 1975 में तीसरी बार, पहले 2 बार लड़ाई हुई। 62 में किसका लड़ाई हुई थी हमारी, चाइना के साथ। 71 में पाकिस्तान को मार मार के भगाया हमने, और 75 के अंदर ऐसे ही आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे हुई थी 1975। 3 बार, अब तक 3 बार, भगवान करे आगे कभी इमरजेंसी ना लगे, नेशनल इमरजेंसी ना लगे। जो सुख सुविधा शांति में है ना, वो किसी में नहीं है। हम पीसफुली होके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम लड़ाई झगड़े और ऐसी कुछ चीजें करके हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए अभी भारत उस स्टेज पे नहीं है कि लड़ाई झगड़े करे, अभी हम ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है, तो हम अच्छा ग्रो करके दिखाएं, यही हमारे लिए अच्छा है। आगे देखिए भाई, आर्टिकल 355 इंपोजेस द ड्यूटी ऑन दी, ये स्टेट इमरजेंसी की बात आ रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक राज्य सरकारें संविधान के तहत चलें। डराना धमकाना जरूरी होता है ना। पिताजी किसी को बाहर छोड़ देते हैं ना, भाई दिल्ली जा रहा है लड़का पढ़ने के लिए, किसी शहर के अंदर जा रहा है लड़का पढ़ने के लिए, तो कहेंगे देख सुन भाई, कायदे में रहियो, फायदे में रहेगा। कायदे का मतलब कानून में रहियो, कानून का मतलब हमारे संस्कारों में रहियो, कोई गलत हरकत मत करियो वहां जाके। पिताजी को बार बार देखते हैं लड़का सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही काम पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी कि हर एक राज्य अपने संविधानों पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। कोई लड़का मान के चलो बाहर बिगड़ गया, गड़बड़ हो गई, शरारत कर ली, कुछ और कर लिया, शिकायतें आ गई। ऐसा ही किसी स्टेट की बार बार शिकायत आ रही है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस लड़के को घर बुला, ठोको इसको, इसका बंद करो वहां रहना बहना, ऐसा ही तो होगा। तो ऐसा ही उस स्टेट के साथ होता है। क्या होता है, उस स्टेट को बंद कर देते हैं, उस स्टेट की सरकार उसको निरस्त कर देते हैं, और प्रेसिडेंट अपने रूल की घोषणा करता है। दिस इज राष्ट्रपति शासन, इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। स्टार बना लो ना भैया,
अच्छा लगेगा आपको। दिस इज पॉपुलरली नोन एज द प्रेसिडेंट रूल, इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति रूल के नाम से जाना जाएगा मेरे लड्डू गोपाल। ठीक है। और क्या कह रहा है, प्रत्येक राज्य की सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती हैं, वह करता हुआ जिनके प्रदर्शन में किसी राज्य में संवैधानिक विफलता में 356 के तहत राज्य की सरकार को अपने हाथ में ले लेता है। मैंने पूरा बढ़िया एग्जांपल दिया आपको, आपके साथ भी कभी न कभी हुआ होगा। बताओ कितने ठुके पिटे हो अपने घर वालों से, सच सच मैसेज करके डाल देना, हम तो बहुत पिटे हैं भाई, लेकिन हमारे पे इमरजेंसी नहीं लगी अभी तक, लग गई उस दिन लगी गई है ना, उस दिन तुम्हें कोई और ही पढ़ाने आएगा। आर्टिकल 356 जो है वो राष्ट्रपति के अधिकार है, संतुष्ट जब तक स्थिति बढ़िया नहीं हो जाती है वो अपने हाथ से जो ना चलाता है। मैंने बता दिया है कि स्टेट कभी संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति साहब अपने हाथ में सत्ता का धारण कर लेते हैं। कह रहा है कि अ प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग द प्रेसिडेंशियल रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बोथ द हाउसेज पार्लियामेंट विद इन द 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू। पहले वाले जब इमरजेंसी लगी तो किसी की भी जरूरत नहीं थी पूछने वाली, लेकिन यहाँ पे जब प्रेजेंट रूल लगाया गया तो उसको क्या लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी होने की तारीख से 2 महीने की भीतर भीतर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित किया जाना चाहिए। बताना चाहिए, हाँ होनी चाहिए कि ठीक है भाई आपने जो लगाई वो सही लगाई है और जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। टाइम भी अच्छा चल रहा है, चलिए। राष्ट्रपति शासन जो है वो 6 महीने के लिए जारी होता है, पेपर में पूछ चुका है पहले, लो जी स्टार बना दिया है। यानी कि मिनिमम जो प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का, मैक्सिमम 3 साल तक जा सकता है, ये लीजिए। लेकिन इसको भी है ना हर बार आपको जो है ना एक्सटेंड करना पड़ेगा कि भाई अब और देखेंगे और बढ़ाएंगे, नहीं सुधरा और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। तो 6 महीने के लिए, 3 साल के लिए, और इसको हर एक 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके इसको बढ़ाते रहते हैं कि ठीक है अभी और चलने दो और चलने दो। 20 जून 1951 को पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ई लो भैया स्टार आ गया यहाँ पे। मणिपुर में 1951 से 2019 तक राष्ट्रपति शासन की अधिकतम संख्याएं 10, उसके बाद उत्तर प्रदेश 9, पंजाब 8, बिहार 8। यानी कि सबसे ज्यादा इमरजेंसीज कहां लगी हैं, मणिपुर। अभी भी तो मणिपुर जल रहा है, अभी भी तो मणिपुर जल रहा है ना। एक केस हुआ था आपको पता होगा मणिपुर का, अभी भी तो मणिपुर मणिपुर के अंदर दिक्कतें आ रही है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, मणिपुर। यूपी वाले तो हैं ही गुंडे बदमाश, अच्छे बच्चे भी है, पढ़ने वाले भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। पंजाब में 8, बिहार में 8, बिहार में क्या बात है ना नीतीश कुमार जी। तो ये आपके लिए रहा है प्रेसिडेंट रूल के बारे में सारा। 6 महीने तक, 6 महीने तक लगाना है, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना है, मैक्सिमम 3 साल तक ले जा सकते हो, लेकिन हर 6 6 महीने का एक्सटेंशन करके ले जाना पड़ेगा आपको। और जिस टाइम पे प्रेजेंट रूल रुक जाता है उस टाइम पे स्टेट की जो पावर है प्रेजेंट के पास आ जाती है, लेकिन प्रेजेंट वो पावर किसको दे देता है, गवर्नर को, इसीलिए इसका दूसरा नाम गवर्नर रूल भी होता है। ये चीज आप ध्यान में रखना। आर्टिकल 360 मैंने बताया था कि पैसे को लेके, वित्तीय दिक्कतों को लेके, भगवान करे ये कभी ना लगे, किसी भी देश में ना लगे, हमारे देश में तो लगी नहीं है और आगे भी ना लगे, बहुत अच्छा है। क्योंकि आदमी पैसे से यार अगर देश कमजोर हो जाएगा ना तो उठने में बहुत दिक्कत हो जाती है वापस। 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है अगर वह संतुष्ट ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से का वित्तीय स्थिरता को, साख को खतरा है। अगर ऐसा लगे प्रेसिडेंट को कि भारत के अंदर पैसे को लेके यार कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है तो वो ऐसा कर सकता है। जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यानी कि जहां पे आपातकाल की घोषणा की गई है वहां पे कितने महीने का टाइम था, 6 महीने का, यहाँ पे कितने का टाइम है, 2 महीने का, स्टार बना दिया है मैंने यहाँ पे। 2 मंथ के अंदर अंदर, 2 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट से ये हामी होनी चाहिए या अनुमोदित होना चाहिए कि ठीक है जो अभी लगा है फाइनेंशियल इमरजेंसी वो सही लगा है और ये लगा होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, सिचुएशन हैज बीन द अराइजन ड्यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत और भारत के किसी भी भाग के अंदर अगर ऐसी टेरिटरी के अंदर कोई भी फाइनेंस को लेकर स्थिरता नहीं आ रही तो प्रेसिडेंट उसके अंदर इंटरफेयर करेंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, एक बार जब दोनों हाउस से ये अप्रूव्ड हो जाता है तो
फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू रहती है टिल इट्स रिवोक्ड है। इसका कोई टाइम नहीं लिखा गया है। एक चीज और, उसका टाइम लिखा गया था 3 महीने के लिए, उससे पहले वाली का टाइम लिखा गया है, लेकिन आपके लिए किसी प्रकार से फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसका कोई समय नहीं लिखा गया है। दोनों सदनों द्वारा अनिश्चित काल के लिए लग सकती है जब तक ये समस्या सोल्व नहीं हो जाती है। प्रेजेंट इसको देखते हैं, और टिल नाउ आज तक भारत के अंदर कोई प्रोक्लेमेशन नहीं रहा है। तो ये तीनों टाइप की इमरजेंसी मैंने बताई आपको। इमरजेंसी भाग भाग आपका 18वें के अंदर आती हैं, और 352 से लेकर 360 के अंदर आती है। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल असेंबली इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, और आपके लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अभी तक भारत में वित्तीय आपातकालीन घोषणा नहीं लगी है, और लक्ष्मी जी की कृपा हमारे पे रहे, लगनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। ये फिर से दिए गए हैं। आर्टिकल 353 जो है इम्पैक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, क्या क्या प्रभाव होने चाहिए। 354 का एप्लीकेशन, रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोविजन, इमरजेंसी के सारे दिए गए हैं। 355 के अंदर एवरी स्टेट मस्ट टू प्रोटेक्टेड बाय यूनियन अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्वेजन अनरेस्ट, एवरी स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी रन इन द लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 355 में सारे राज्यों को भारी से बचाने के लिए, विरुद्ध संघर्ष से संरक्षित करने के लिए, और प्रत्येक राज्य सरकार को संविधान की आवश्यकता अनुसार चलने के लिए बोला गया है, नहीं तो इमरजेंसी लगा दी जाएगी। 357, 58, 59 ये बोला गया है। 20-21 को अपवाद के साथ लिया गया है, ये लीजिए, यहाँ पे इमरजेंसी लग गई, लेकिन 20-21 को ऐसे अपवाद के साथ रखा जाएगा। आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी हटा दिया जाएगा, आर्टिकल 20-21 को अपवाद के साथ रखा गया है। 359 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, किसी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करता है, नहीं मौलिक अधिकारों को, यानी कि आप कोर्ट में जाते रहिए, दरवाजा खटखटाते रहिए, आपको कोई अधिकार नहीं मिलेंगे इनको छोड़ के, बाकी आप समझदार हैं। ठीक है भाई, ये इस वीडियो के अंदर हमने देखा तीनों टाइप की इमरजेंसी के बारे में, और ये इसके अंदर हमने, इस वीडियो के अंदर हमने जाना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो के आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यही पॉलिटी की सीरीज हमारी जो है बहुत शानदार बन के आई है, इसके क्विज भी हम रखेंगे, इसके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 200, 250, 500 जितने बने वो सारे हम एक वीडियो के अंदर लाएंगे, और उस वीडियो के अंदर ब्रह्मास्त्र हम उसका नाम रखे, कुछ भी अच्छा सा नाम आप सोच के बता देना कमेंट बॉक्स में क्या नाम रखा जाए, वही नाम हम उसका रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच गाइज।